हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में थोड़ी लाइट चली गई थी तो वो लेक्चर थोड़ा सा इंटरप्टेड हो गया था। और जितना आपने आज उस लेक्चर में पढ़ा फिज़िक्स का, अपन के की जो डायमेंशंस हैं वो निकाल रहे थे, तो वहीं से ही कल मैं आगे कंटिन्यू कर दूंगा क्योंकि अभी टाइम भी हो गया था। तो अब नेक्स्ट लेक्चर शुरू करना ही है, तो नेक्स्ट लेक्चर केमिस्ट्री की जो क्लास है वो शुरू करनी थी, तो मैं अभी सीधा नेक्स्ट लेक्चर ही लेके आया हूँ आपके बीच में। तो फिजिक्स में जितना हुआ उतना वहाँ से आगे कल कंटिन्यू हो जाएगा। और अभी हमने वो इन्वर्टर से भी जोड़ लिया है, तो अब वो लाइट वाली प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर लाइट जाएगी तो इन्वर्टर जो है हमारा, जो ये सेटअप है वो चलाता रहेगा। अब वैसे अभी लाइट आ गई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और अपन सॉलिड स्टेट आज पढ़ते हैं वापस, कल जितना पढ़ा था उससे आगे। कल जो है सॉलिड स्टेट में हमने पढ़ा कि कोई भी मैटर जो है उसकी तीन स्टेट होती है। एक तो होती है सॉलिड, एक गैस और एक लिक्विड। गैस और लिक्विड के बारे में हम 11th क्लास के कुछ चैप्टर्स होते हैं, थोड़े छोटा पढ़ते रहते हैं, कुछ फिजिक्स में भी लिक्विड का पार्ट पढ़ते हैं। लेकिन सॉलिड स्टेट के बारे में केवल और केवल हम इसी चैप्टर में पढ़ते हैं। सॉलिड स्टेट अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। इसका जो फॉर्मेशन है एटॉमिक लेवल पे वो बहुत ही एक क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी होता है और एमॉर्फस फॉर्म में भी होता है। कल हमने देखा क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड जो है वो क्या होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो होते हैं जिसमें जो कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स है, यानी कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, वो बहुत ही ज़्यादा एक वेल अरेंजमेंट में होती है। और एमॉर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं, जिनमें जो कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं वो रैंडमली अरेंज्ड होते हैं। जो एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडमली इधर उधर रखे हुए रहते हैं। और इसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स है बहुत ज़्यादा वेल अरेंज्ड होते हैं। तो ये हमने बेसिक डिफरेंस देखा, फिर उनके बीच में और भी दूसरे डिफरेंसेस देखे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड को स्लो कूलिंग से बनाते हैं, एमॉर्फस सॉलिड को रैपिड कूलिंग से बनाते हैं। फिर उनके कूलिंग कर्व देखे। क्रिस्टलाइन सॉलिड में बताया कि उनके शार्प एंड फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं। एमॉर्फस सॉलिड्स के जो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं वो एक रेंज में होते हैं। कूलिंग कर्व देखा, कूलिंग कर्व में एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिलती है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में, एमॉर्फस सॉलिड में नहीं मिलती। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो एन आइसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं और एमॉर्फस सॉलिड आइसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं, यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं वो विषमदैशिक होते हैं और जो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं वो समदैशिक होते हैं। ये हमने लास्ट में डिफरेंस देखे। और जो एमॉर्फस सॉलिड्स हैं उनको सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं, शूडो सॉलिड्स भी कहते हैं, और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम रियल सॉलिड्स कहते हैं। तो इतना हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था। आज हम आगे वहीं से कंटिन्यू करेंगे। अब हम सॉलिड स्टेट के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट में आगे जा रहे हैं। तो आगे जो हम पढ़ने वाले हैं इसमें हम ये पढ़ेंगे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो हैं उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होती है, उसको कैसे एनालाइज किया जाए। तो एनालिसिस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड वो हम पढ़ने वाले हैं। तो एनालिसिस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड स्ट्रक्चर। जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनकी जो आंतरिक संरचना होती है उनका हमें विवेचन करना है, उनको हमें पता लगाना है कि वो कैसी होती है, किस तरह से होती है, उनकी बनावट कैसी होती है। तो ये पार्ट अपन आज डिस्कस करने वाले हैं। इस पार्ट को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले जो एक टर्म डिफाइन करते हैं हम, वो करते हैं स्पेस लैटिस ऑब्लिक क्रिस्टल लैटिस। इस वर्ड को डिफाइन करेंगे। स्पेस लैटिस, क्रिस्टल लैटिस। लैटिस मीन्स जालक। कोई अगर जाल है, कोई जाल है, जाली है, तो उसको लैटिस बोला जाता है। तो क्रिस्टल लैटिस क्या है? क्रिस्टल जालक। इसको हिंदी में बोलेंगे क्रिस्टल जालक। केमिस्ट्री की कॉपी निकाल लेना भाई लोग, वो फिजिक्स वाला पार्ट एंड कर दिया है, अभी केमिस्ट्री की क्लास है ये। सॉलिड स्टेट क्रिस्टल जालक के बारे में पढ़ेंगे। क्रिस्टल जालक क्या होता है? जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, देखो एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड दोनों हमने डिफरेंशिएट किया, लेकिन ये जो पूरा चैप्टर है, अब आगे वाला पार्ट जो है वो पूरा का पूरा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पे ही बेस्ड है। हमें क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में ही ज़्यादा से ज़्यादा आगे वाले पार्ट में
पढ़ना है। तो क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल जालक क्या होता है? जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनमें एटम्स बहुत ज्यादा वेल अरेंज्ड रहते हैं, इस तरह से बहुत ही सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होता है। मैं आगे और भी बना सकता हूं इसको, इधर नीचे भी इस तरह से। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो सॉलिड्स होते हैं जिनमें बहुत ही ज़्यादा वेल अरेंजमेंट में जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, वो रहते हैं। तो इनका जो ये स्ट्रक्चर है, अगर हम इनको, मैं एक मॉलिक्यूल को एक डॉट से दिखाऊं, एक मॉलिक्यूल को अगर मैं डॉट से डिनोट करूं और उनके बीच के जो बॉन्ड है उनको मैं एक लाइन से डिनोट करूं, क्या किया मैंने? जो एक एटम है या एक मॉलिक्यूल है उसको मैंने डॉट से डिनोट किया और दो एटम के बीच के बॉन्ड को मैंने लाइन से डिनोट किया। तो लाइन से डिनोट करता हूं तो इन दोनों एटम के यहां पे मैंने डॉट बनाए। तो इस तरह से मैं एक ऐसी संरचना बनाऊंगा जिसमें मुझे जाल की जैसी संरचना बनी हुई दिखाई देगी। कैसे, इसको समझना। जैसे मैं ये 4 एटम्स हैं इस तरह से स्क्वायर शेप में रखे हुए हैं, तो मैं हर एटम को एक डॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं और इनके बीच के बॉन्ड को लाइन से डिनोट करूं, तो इस तरह की स्ट्रक्चर बनेगी। तो इस तरह की जो स्ट्रक्चर बन रही है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। क्रिस्टल लैटिस क्योंकि देखो जाल बनने लगेगा। और मैं देखो इसका एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मैंने कोई इस तरह से कोई मॉलिक्यूल्स रखे हुए हैं, इस तरह से, और हर एक एटम को मैं डॉट से डिनोट करूं। और उनके बीच के बॉन्ड्स को इस तरह से लाइनों से डिनोट करूं, तो ऐसी स्ट्रक्चर मुझे मिलेगी। तो यहां पे मैंने इस स्ट्रक्चर को इस तरह से रिप्रेजेंट जो किया है, इस तरह का जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या कहलाता है? क्रिस्टल लैटिस कहलाता है। ये क्रिस्टल लैटिस होता है, या स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस इसे बोलते हैं। हम एक एटम को तो डॉट से इंडिकेट किया और दो एटम्स के बीच को मिलाने वाली जो लाइन है उसे हमने जो टच करने वाला जो बॉन्ड है उसे एक लाइन से इंडिकेट किया। तो इस तरह से जो फॉर्मेट में जो स्ट्रक्चर बनेगी उसको हम क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस कहते हैं। ये हो जाएगा हमारा क्रिस्टल लैटिस। तो इसे क्रिस्टल लैटिस कहा जाता है। ठीक है, तो ये आप डायग्राम से नोट कर लो। एक जो कंस्टिट्यूएंट यूनिट है, कंस्टिट्यूएंट यूनिट, मैंने कल बताया था कि जो कंस्टिट्यूएंट यूनिट है उसमें एटम भी आता है, मॉलिक्यूल भी आता है, आयन भी आता है, सब आता है। अवयवी इकाई, इसको क्या बोलते हैं? अवयवी इकाई हिंदी में कहते हैं। इसमें परमाणु, अणु, आयन सब आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी जो ठोस है वो हो सकता है एटम से मिलकर बना हो सकता है मॉलिक्यूल से मिलकर बना हो सकता है आयन से मिलकर बना हो, तो सब कुछ आता है इसमें। ठीक है, और इनके बीच के जो बॉन्ड है, बॉन्ड को किससे रिप्रेजेंट किया हमने? लाइन से। तो इस तरह से जो जालक नुमा संरचना बनती है, जो लैटिस फॉर्म में स्ट्रक्चर बनती है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। तो ये आप नोट कर लेंगे, समझ में आ गया होगा। किसी को डाउट है तो पूछ लेंगे मैसेज करके। किससे रिप्रेजेंट किया हमने? लाइन से। तो इस तरह से जो जालक, हेलो हेलो हेलो, यस नूरान, हेलो मधु शर्मा, यश, द्वारका प्रसाद, नमस्ते द्वारका प्रसाद, मैं अर्जुन दाल, बिल्कुल अर्जुन, सुमित्रा, वंस अगेन गुड आफ्टरनून, धनराज, हेलो, दिनेश के अकाउंट से अश्लेषा, हेलो अश्लेषा, अंकित रॉय, हेलो अंकित, कुलदीप सिंह, हाय, हेलो कुलदीप।
हाँ अर्जुन, बताओ कोई डाउट आया? नोट कर लोगे इसको कॉपी में? कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल आसान है, आसान सी बात है, कुछ नहीं है। जो एटम्स वगैरह है उनको डॉट से दिखाया और उनके बीच के बॉन्ड को लाइन से दिखाया, और उससे जो एक लैटिस फॉर्म में जो स्ट्रक्चर बनती है उसी को क्या बोलते हैं? क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। बस छोटी सी बात है और कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ओके, ये है क्रिस्टल लैटिस। आगे बढ़ते हैं अपन, नेक्स्ट लेते हैं यूनिट सेल क्या होता है, उसके बारे में बात करते हैं। क्रिस्टल लैटिस के बाद हम नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, यूनिट सेल। यूनिट सेल, उसके बारे में पढ़ते हैं। यूनिट सेल को हिंदी में कहते हैं एकीक इकाई। क्या होती है यूनिट सेल? जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, क्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं, उनमें जो अरेंजमेंट है एटम्स का, मॉलिक्यूल्स का, आयंस का, बहुत ज़्यादा एक वेल अरेंज्ड फॉर्मेट होता है। रैंडम अरेंजमेंट नहीं होता, बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिकली अरेंज्ड होते हैं। तो यूनिट सेल क्या होती है कि द स्मॉलेस्ट पार्ट, द स्मॉलेस्ट यूनिट या द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ क्रिस्टल लैटिस अगर कोई भी क्रिस्टल लैटिस है तो उसका छोटे से छोटा जो हिस्सा है, जैसे एक घर जब बनाते हैं तो घर का जो छोटे से छोटा हिस्सा क्या है? एक ईंट है। तो यूनिट सेल जो है, वैसे ही जो हमारा एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसका जो छोटे से छोटा पार्ट, जिसको मैं अगर रिपीट करूं ऊपर नीचे दाएं बाएं, तो मुझे वापस सेम वैसा का वैसा पूरा क्रिस्टल मिल जाएगा, क्रिस्टल लैटिस मिल जाए। तो क्रिस्टल लैटिस का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट विच कैन बी रिपीटेड अगेन एंड अगेन, तो उसको अगेन एंड अगेन रिपीट जब करते हैं हर डायरेक्शन में, तो हमें क्या मिलता है? वापस क्रिस्टल लैटिस मिलता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अपना एक क्लासरूम है, क्लासरूम में 3 रो है, जैसे अपने इंस्टीट्यूट में होती है 3 रो होती है ना क्लासरूम की, तो 3 रो है और हर एक रो में की जो एक बेंच है, उस बेंच पे 3-3 बच्चे बैठ सकते हैं, 3 बच्चे बैठ सकते हैं। अब मैंने देखा कि पहली बेंच पे 3 बच्चे बैठे हैं, दूसरे पे 3 बैठे हैं, तीसरे पे 3 बैठे हैं, तो मैं क्या प्रेडिक्ट करूंगा? चौथी पे भी 3 ही बैठे होंगे, और सेकंड रो में भी 3-3 बैठे हैं, तो इधर भी 3-3 बैठे हैं, क्योंकि क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट है, तो एक बेंच पे 3 ही बैठ सकते हैं, तो 3 ही बैठे हैं। अब मैं इस अरेंजमेंट का जो स्मॉलेस्ट यूनिट देखूंगा, छोटे से छोटा यूनिट, अगर मैं उसकी बात करूं तो वो क्या होगा? 3 बच्चों का जो पेयर है, 3 बच्चों का जो कॉम्बिनेशन है, वो क्या हो जाएगा? उसका एक स्मॉलेस्ट पेयर हो जाएगा, जिस पेयर को अगर मैं रिपीट करूं हर डायरेक्शन में, तो वो क्या देगा मुझे? पूरा का पूरा कंप्लीट अरेंजमेंट दे देगा। तो क्रिस्टलाइन लैटिस का जो छोटे से छोटा जो पार्ट होता है, जो क्रिस्टलीय जालक है, उसका छोटे से छोटा हिस्सा, जिसको अगर मैं हर डायरेक्शन में रिपीट करूं तो मुझे वापस क्या मिल जाएगा? उस कंप्लीट क्रिस्टलाइन लैटिस मिल जाएगा। तो उसे हम क्या कहते हैं? यूनिट सेल कहते हैं। द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ क्रिस्टल लैटिस विच कैन बी इफ repeated in all direction, then it gives whole crystal lattice. किसी भी क्रिस्टल लैटिस का वह छोटा से छोटा हिस्सा
जिसे अगर सारी दिशाओं में रिपीट किया जाए तो वापस क्रिस्टल लैटिस मिल जाता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिट सेल बोलते हैं। इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल से समझेंगे तो सीधा समझ में आ जाएगा आपको। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं इस तरह का एक अरेंजमेंट लिया एटम्स का, एकदम क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट है। इस तरह से मॉलिक्यूल्स नीचे भी हैं, ऊपर भी है, इधर भी है, सब जगह हैं। मैंने थोड़ा सा एक छोटा सा उसका सेगमेंट लिया, तो इस सेगमेंट का वो छोटे से छोटा हिस्सा क्या है जिसको मैं हर जगह रिपीट करूं तो वापस मुझे क्या मिल जाएगा, ये पूरा क्रिस्टल मिल सकता है। इस पूरे क्रिस्टल की स्ट्रक्चर बनानी हो तब तो वो तो क्या बनेगी, ऐसे बन जाएगी। ये कंप्लीट क्रिस्टल का स्ट्रक्चर बन जाएगा इस तरह से। मैंने एटम्स को डॉट से डिनोट किया और उनके बीच के बॉन्ड को लाइनों से डिनोट किया। इस तरह से ये क्रिस्टल लैटिस हो गया। ये तो है एक्चुअल स्ट्रक्चर और ये हो गया क्रिस्टल लैटिस। अगर मैं इस क्रिस्टल लैटिस का छोटे से छोटा पार्ट देखूं जिसको मैं हर जगह हर डायरेक्शन में रिपीट करूं और मुझे ये वापस मिल जाए, तो वो छोटे से छोटा पार्ट जो है, देखो ये पार्ट इसका छोटे से छोटा हो सकता है। एक छोटा सा जो ये स्क्वायर बन रहा है, एक जो वर्ग बन रहा है, इस स्क्वायर को अगर मैं इधर नीचे ऊपर आगे पीछे ऊपर नीचे जहां पे भी रिपीट करूं तो मुझे वापस क्या मिल जाएगा, एक क्रिस्टल लैटिस बन जाएगा। तो इसका जो यूनिट सेल है ये क्या कहलाएगा, इसका यूनिट सेल कहलाएगा। स्मॉलेस्ट पार्ट जिसको वापस रिपीट किया जा सकता है। तो इस केस में जो यूनिट सेल होगा वो क्या हो जाएगा, ये एक स्क्वायर जो लैटिस है छोटा सा, वो इसका यूनिट सेल हो जाएगा, है ना। अब आप में से ये कुछ बच्चे भी बोलेंगे सर एक एटम को क्या हम यूनिट सेल मान सकते हैं? नहीं, एक एटम को यूनिट सेल मानने में प्रॉब्लम क्या है, वो फिर हर एक के अंदर ही हो जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल दूसरा और लूं, जैसे ये एक स्क्वायर क्रिस्टल लैटिस बनाया तो उसका यूनिट सेल क्या है, एक स्क्वायर आया। अगर मैं एक और एग्जांपल लूं कि मैं एक एटम को क्रिस्टल लैटिस क्यों नहीं मान सकता, मुझे 2-3 एटम को साथ में कंबाइन करके मानना पड़ेगा। जैसे मैं ये एग्जांपल लेता हूं, अरेंजमेंट। इस तरह का देखो अरेंजमेंट है। तो इस तरह के अरेंजमेंट में क्या होगा, क्या प्रॉब्लम होगी, अगर मैं इस तरह के अरेंजमेंट को लैटिस फॉर्म में डेवलप करूं तो ये हो जाएगा इस तरह से, जैसा पहले भी हमने बनाया था। ये इसका क्रिस्टलाइन लैटिस हो जाएगा। अब मैं एक एटम को अगर क्रिस्टलाइन यूनिट सेल मानता तो इस केस में और दोनों केस में इन दोनों की जो यूनिट सेल है वो क्या हो जाती, सेम हो जाती। लेकिन मैं इसका स्मॉलेस्ट अरेंजमेंट देखूं तो स्मॉलेस्ट अरेंजमेंट मेरे को यहां पे मिलेगा, देखो ये वाला। तो इस केस में मैं एक ट्राइंगल को क्या मान सकता हूं, इसका यूनिट सेल मान सकता हूं, क्योंकि इस ट्राइंगल को मैं हर जगह अगर रिपीट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, वापस कंप्लीट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो इस केस में जो यूनिट सेल होगा वो क्या हो जाएगा, एक ट्राइंगल हो जाएगा। ये इसका एक यूनिट सेल हो जाएगा इस तरह के अरेंजमेंट का। अभी देखो मैं हम 2D अरेंजमेंट्स ले रहा हूं, 2 डायमेंशन के अरेंजमेंट है, तो इस वजह से यूनिट सेल जो एक स्क्वायर आया है, एक ट्राइंगल आया है। अगर यही 3D अरेंजमेंट होता तो उस केस में हम 3D जो यूनिट सेल्स हैं उनको ध्यान में लेंगे, उनको सीखेंगे। तो ये नोट कर लीजिए, इसमें देखते हैं किसी को डाउट आया है क्या। हेलो
मंजू कालवी न्यू हियर, ओके। रेखा वांडिया श्योर सर। इससे पहले जो एग्जांपल दिया उसमें यूनिट सेल ट्रायंगल होगा क्या? हाँ, उससे पहले वाला मैंने अभी वापस रिपीट कर लिया, यही है एग्जांपल, उसमें ट्रायंगल है, बिल्कुल है। ओके सर, ठीक है, आ गया समझ, ओके आ गया समझ में। अभी देखो ये जो शेप्स ली है, इन शेप्स में जो पैटर्न है वो 2 डायमेंशन का है, 2D है, ठीक है, ये 3D नहीं है। 3D के लिए अलग से अपन देखेंगे, आगे एग्जाम्पल लेंगे। तो ये 2 डायमेंशंस की यूनिट सेल है, ओके। ओके, आगे लेते हैं, अलग अलग तरह के और यूनिट सेल के बारे में पढ़ते हैं। ये मैंने यूनिट सेल का एक आपको आइडिया दिया कि यूनिट सेल क्या है। एक किसी भी क्रिस्टल जो स्ट्रक्चर है, उस क्रिस्टल स्ट्रक्चर का जो छोटे से छोटा पार्ट, जिसको अगर हम हर डायरेक्शन में रिपीट करें तो हमें क्या मिल जाता है, पूरा का पूरा क्रिस्टल मिल जाता है। और अलग अलग तरह के यूनिट सेल के बारे में पढ़ते हैं। और देखिए टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, इस हेडिंग को भी मिटा देते हैं। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, ये सीखते हैं। एकक कोष्ठिका या फिर उसके प्रकार। एकक कोष्ठिका के प्रकार, कितने टाइप की यूनिट सेल होती है उनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं, इट इज बेस्ड ऑन डायमेंशंस। तो सबसे पहला जो यूनिट सेल है 1D यूनिट सेल। 1D यूनिट सेल, 1D यूनिट सेल में क्या होगा, ये इसमें अगर मैं 1D की बात करूं तो केवल एक ही तरह का कॉम्बिनेशन पॉसिबल है अरेंजमेंट्स मॉलिक्यूल्स का। एक के बाद एक मॉलिक्यूल एक लाइन में लगे हुए हैं, एक के बाद एक एटम्स में अगर लाइन में लगे हुए हैं तो इस तरह का जो अरेंजमेंट है वो 1D क्रिस्टल लैटिस हो जाएगा। 1 डायमेंशन में एक क्रिस्टल लैटिस होगा और इस 1 डायमेंशन के क्रिस्टल लैटिस का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होगा वही क्या होगा आपका, उसका 1D यूनिट सेल हो जाएगा। ये आपका 1D क्रिस्टल लैटिस हो जाएगा। इसका लैटिस बनाएंगे तो इस तरह से बना सकते हैं, ये तो हो जाएगा इसका क्रिस्टल लैटिस। और इसका अगर यूनिट सेल देखना हो तो यूनिट सेल में एक एटम को हम नहीं काम में लेते, तो मैं 2 एटम को इसमें कंसीडर कर सकता हूँ। 2 एटम्स जो है आगे टच किए हुए हैं, 2 एटम को मैंने लिया, तो ये क्या हो जाएगा, इसका यूनिट सेल हो जाएगा। ये 1D यूनिट सेल है। हालांकि ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, पर एक वैसे कभी कोई 1D यूनिट सेल होती नहीं है नेचर में, क्योंकि 1 डायमेंशन में जो एटम्स है किसी में अरेंज नहीं होते, तो 1D यूनिट सेल इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। 2D और 3D यूनिट सेल जो है वो बहुत पॉपुलर होती है। तो सीधा हम 2D यूनिट सेल पे चलेंगे। 1D यूनिट सेल में केवल एक ही टाइप का अरेंजमेंट पॉसिबल है, एक एटम के बाद एक एटम सीक्वेंस में एक लाइन से लगे हुए हैं, तो उनका अरेंजमेंट क्या हो गया, उनके अरेंजमेंट से जो स्मॉलेस्ट पार्ट मिला वो कौन सा हो गया, आपका 1D यूनिट सेल हो गया। ठीक है, इसमें आई सपोज कोई डाउट नहीं आएगा। मैं आगे 2D यूनिट सेल लेता हूं। नेक्स्ट लेते हैं 2D यूनिट सेल। इसी डायग्राम को मैं काम में ले लेता हूं। 2D यूनिट सेल, 2D यूनिट सेल में इसका जो फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड टाइप ले रहे हैं हम 2D यूनिट सेल, और इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है स्क्वायर यूनिट सेल। स्क्वायर 2D यूनिट सेल, ये अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था। स्क्वायर 2D यूनिट सेल यानी कि एक 2D अरेंजमेंट में स्क्वायर शेप में कोई यूनिट सेल हो, तो इसके लिए हम इस तरह का पैटर्न ले सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले लिया था। तो इसको इस तरह से बना सकते हो।
इसका जो यूनिट सेल आएगा वो हो जाएगा एक स्क्वायर यूनिट सेल। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन में अभी हमने एग्जाम्पल में इसको ले लिया था वैसे, तो ये क्लासिफिकेशन में एक बार अपन और इसको देख सकते हैं। तो ये स्क्वायर 2D यूनिट सेल हो जाएगा फर्स्ट पार्ट इसका। और सेकंड जो टाइप होता है इसी यूनिट सेल का वो होता है हेक्सागोनल 2D यूनिट सेल। अभी जैसे मैंने एक ट्राइंगल जो शेप में एक यूनिट सेल बताया था, वो एक्चुअल में ट्राइंगल जो है वहाँ पे एक यूनिट सेल नहीं होगा, उसको हेक्सागोनल की तरह लेंगे। वहाँ पे एक स्पेशल पॉइंट है, मैंने आपको वहाँ पे ट्राइंगल जैसे बताया था, लेकिन वो ट्राइंगल ना होकर वो हेक्सागोनल 2D यूनिट सेल होगा। ऐसा क्यों, उसको अपन समझेंगे। तो ये वाला पॉइंट जो एक बार आप नोट कर लीजिए, इसके बाद में अपन हेक्सागोनल 2D यूनिट सेल पढ़ते हैं इसके बाद का। हाँ जी बताओ, हेक्सागोनल 2D यूनिट सेल शुरू करें। हेक्सागोनल यूनिट सेल शुरू करते हैं। अभी जो हमने एक ट्रायंगल यूनिट सेल बनाया, एक ट्रायंगल यूनिट सेल बनाया, उसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम को समझते हैं। जो सेकंड टाइप पढ़ने वाले हैं 2D यूनिट सेल का, वो है हेक्सागोनल 2D यूनिट सेल। हेक्सागोनल 2D यूनिट सेल। वापस मैं वही सेम स्ट्रक्चर एक बार और बनाता हूं। ये स्ट्रक्चर हमने बनाया था, ये एक आइटम एक्स्ट्रा, इसको मिटा देते हैं। ये देखो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर का जो क्रिस्टल लैटिस है, इसको और थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। इस तरह से ये, जैसे इसमें अपन ने देखा कि अगर मैं इन 3 एटम को यूनिट सेल मानूं, तब मेरे को क्या मिलता है, एक ट्रायगोनल यूनिट सेल मिल जाता है। इस तरह से इस पूरे क्रिस्टल का जो यूनिट सेल क्या मिला मुझे, एक ट्रायंगल शेप का मिला। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, देखो यहां पे तो एक ट्रायंगल ऐसा बन रहा है, लेकिन मैं इन 3 एटम्स को लूं या फिर इन 3 एटम्स को लूं तो ट्रायंगल कैसा मिलेगा, एक उल्टा ट्रायंगल मिल जाएगा। मिलेगा नहीं मिलेगा। तो अब इस यूनिट सेल, अगर मैं इसे यूनिट सेल मानूं तो मुझे यूनिट सेल ऐसा मिलता है, और इस अरेंजमेंट को मैं यूनिट सेल मानूं तो मुझे यूनिट सेल ऐसा मिलता है। तो इसमें मुझे 2 तरह के यूनिट सेल मिल रहे हैं। एक यूनिट सेल तो है अपर ट्रायंगल और एक है लोअर ट्रायंगल। एक ट्रायंगल में तो ट्रायंगल का जो एक सिरा है वो ऊपर की ओर है, और दूसरे वाले केस में ट्रायंगल का सिरा क्या है, नीचे की ओर है। तो ये एक यहां पे प्रॉब्लम है। आप इस अरेंजमेंट में ट्रायगोनल यूनिट सेल कैसे बता सकते हो। अगर मैं अपर ट्रायंगल बोलूं तो उस अपर ट्रायंगल को मैं अगर रिपीट करूं तो मुझे हो सकता है नहीं मिले, और लोअर ट्रायंगल को भी रिपीट करें तो हो सकता है पूरा नहीं मिले। लेकिन दोनों में से किसको माना जाए, तो इस चीज को समाधान कैसे किया जाता है, इसमें हम ट्रायगोनल जो है जो ट्रायंगल है उसे यूनिट सेल ना मानते हुए हम एक हेक्सागोनल जो है इसमें वो देखेंगे, और उस हेक्सागोनल को क्या मानेंगे, उसका यूनिट सेल माना जाएगा। अब देखो हेक्सागोनल कैसे दिखते हैं, हेक्सागोनल को देखते हैं। देखो ये देखो यहां पे मैं इन एटम्स को अगर मिला देता हूं, इन एटम्स को, तो एक ये एटम मिलके हेक्सागोन का निर्माण करते हैं, हेक्सागोनल बनाते हैं ये यहां पे। तो ये जो यूनिट सेल बना है ये क्या है, हमारा
हेक्सागोनल यूनिट सेल है, ये सिमेट्रिक है, इसमें कोई लफड़ा नहीं है अपर का लोअर का, अप साइड का लोअर साइड का, तो मैं इसे जो है वो एक यूनिट सेल बोल सकता हूं इस क्रिस्टल लैटिस का। इस तरह से, तो ये क्या कहलाएगी, आपकी यूनिट सेल कहलाएगी। इसे बोलते हैं 2D हेक्सागोनल 2D यूनिट सेल, हेक्सागोनल 2D यूनिट सेल। षटकोणीय 2D एकक कोष्ठिका, हिंदी में बोलते हैं इसको षटकोणीय 2D एकक कोष्ठिका। तो आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी कि क्यों हम ट्राइंगल को जो है इस तरह के अरेंजमेंट में यूनिट सेल नहीं कंसीडर करते, जबकि हेक्सागोनल जो है उसे इस तरह के केसेस में यूनिट सेल कंसीडर किया जाता है। किसी को डाउट है इसमें? यस सर, ओके, समझ में आ गया। ओके, नेमिंग दे तो सर ए टाइप होगा क्या? ए टाइप उसमें नहीं, इसको देखो ए टाइप वैसे बोल सकते हैं, लेकिन उस तरह का अरेंजमेंट जो है अपन 3D जब यूनिट सेल पढ़ेंगे तो वहाँ पे ही हम उनके अरेंजमेंट को ए टाइप, ए बी टाइप, ए बी सी टाइप, तो वहीं पे ही पढ़ेंगे वो। ठीक है, ओके, आगे बढ़े। समझ आया? बिल्कुल, यह है 2D यूनिट सेल। अब इन 2D यूनिट सेल में कुछ फैक्टर्स को कैलकुलेट करना होता है 2D यूनिट सेल में, जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर एंड पैकिंग एफिशिएंसी, एरियल पैकिंग एफिशिएंसी, दो टर्म्स होती है न्यूमेरिकल टर्म्स, उन्हें हमें कैलकुलेट करना होता है 2D अरेंजमेंट में, तो उनको हम सीखते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर एंड पैकिंग एफिशिएंसी सीखते हैं। ये क्या होती है 2D यूनिट सेल्स में, वो समझते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग लीजिए, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑब्लिक पैकिंग एफिशिएंसी एंड पैकिंग एफिशिएंसी। कोऑर्डिनेशन नंबर एंड पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी कितना पैक है उसकी एफिशिएंसी को निकालना पैकिंग एफिशिएंसी कहलाता है। और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर होता है नंबर ऑफ क्लोजली टच्ड एटम्स, नंबर ऑफ क्लोजली टच्ड एटम्स। कितने एटम्स को एक एटम ने आसपास घेर रखा है, निकट स्पर्शी परमाणुओं की संख्या, निकट स्पर्शी परमाणु ना बोल के अवयव बोलते हैं, अवयवों की संख्या। निकट स्पर्शी अवयवों की संख्या। और पैकिंग एफिशिएंसी जो है वो होता है एफिशिएंसी ऑफ क्लोज पैकिंग, कितना क्लोजली पैक्ड है। इसका फॉर्मूला है सीधा, वो क्या है, सीधा फॉर्मूले पे बात करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी का। ये होता है टोटल एरिया, नीचे तो लिखेंगे टोटल एरिया और ऊपर होगा एरिया ऑक्यूपाइड, एरिया ऑक्यूपाइड इनटू 100। अगर परसेंटेज में निकालना हो तो कितना टोटल एरिया हमारा यूनिट सेल के पास है और उसमें से
जो एटम्स हैं उन्होंने कितना एरिया हमारा ऑक्यूपाई किया है। तो एरिया ऑक्यूपाई में हम टोटल एरिया का डिवाइड करके उसको जब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, हमारा पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगा परसेंटेज में, है ना। घेरा गया क्षेत्रफल, घेरा गया क्षेत्रफल डिवाइडेड बाय कुल क्षेत्रफल, इनटू 100। ये जो आपका फॉर्मूला है आपको क्या देगा, पैकिंग एफिशिएंसी देगा। पैकिंग एफिशिएंसी को शॉर्ट में PEV कहा जाता है, ठीक है। तो ये दो चीजें में ध्यान में रखनी है, नंबर ऑफ क्लोजली एटम, नंबर ऑफ क्लोजली टच्ड एटम्स, कितने एटम्स क्लोजली टच कर रहे हैं या कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स कितना टच कर रही है, और पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है, एरिया ऑक्यूपाइड अपॉन टोटल एरिया इनटू 100। ये 2D जो यूनिट सेल है उसमें ये दो टर्म्स हमें निकालनी होती है, कैलकुलेट करनी होती है। अभी आप इसको नोट कर लीजिए। अभी मैं जो स्क्वायर अरेंजमेंट है हमारा, स्क्वायर 2D यूनिट सेल है और हेक्सागोनल 2D यूनिट सेल है, दोनों में ये मैं कैलकुलेट आपको करके बताऊंगा। उसमें अपन कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे कि कितना है, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? हाँ, इन पर क्वेश्चन कराते हैं, बिल्कुल यस। अभी क्वेश्चन करेंगे इन दोनों फॉर्मूलों पे। अभी जो स्क्वायर 2D अरेंजमेंट है और हेक्सागोनल 2D अरेंजमेंट जो देखा स्क्वायर यूनिट सेल का, उन दोनों को अपन क्वेश्चन करके देखेंगे। चलो, इन दोनों पे कोऑर्डिनेशन नंबर और पैकिंग एफिशिएंसी, इन दोनों पे क्वेश्चन करते हैं। जो अभी हमने दो तरह का यूनिट सेल पढ़ा, स्क्वायर 2D यूनिट सेल, हेक्सागोनल 2D यूनिट सेल का क्वेश्चन करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर को शॉर्ट फॉर्म CN भी होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर CN, और पैकिंग एफिशिएंसी का शॉर्ट फॉर्म होता है PE। तो क्वेश्चन है, फाइंड आउट CN एंड PE ऑफ स्क्वायर 2D यूनिट सेल, स्क्वायर 2D यूनिट सेल। तो स्क्वायर 2D यूनिट सेल का हमें कोऑर्डिनेशन नंबर और पैकिंग एफिशिएंसी निकालना है। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है और पैकिंग एफिशिएंसी क्या है। तो स्क्वायर 2D यूनिट सेल, स्क्वायर 2D यूनिट सेल किससे मिलकर बनी होती है? 4 एटम्स स्क्वायर के कॉर्नर्स पे रखे हुए होते हैं। ये हमारा स्क्वायर 2D यूनिट सेल है, ठीक है। अब सबसे पहले निकालना है कोऑर्डिनेशन नंबर, कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो एक एटम कितने नेबरिंग एटम को टच कर रहा है। अब देखो, ये वाले एटम को मान लो मुझे देखना है, इसको स्टार बना दिया कि इस एटम को मुझे ऑब्जर्व करना है कि कितने एटम्स को क्लोजली टच कर रहा है। तो एक तो इसको कर रहा है, एक इसको कर रहा है, 2, और क्योंकि देखो ये तो यूनिट सेल है, क्रिस्टल लैटिस का छोटा पार्ट है, ये एटम जो है अपने पास में जो दूसरा एटम है उसको भी टच कर रहा है, तो ये तो हो गया तीसरा नंबर, और इसको भी ऊपर वाले को भी टच कर रहा है, तो ये हो गया चौथा नंबर। तो ये एक एटम जो है वो कितने एटम्स को टच कर रहा है? 1 2 3 4। तो स्क्वायर 2D अरेंजमेंट जो है, स्क्वायर 2D यूनिट सेल जो अरेंजमेंट है, उसमें एक एटम के द्वारा नेबरिंग एटम कितने टच किए जाते हैं? 4 किए जाते हैं। तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? 4। किसका? स्क्वायर 2D यूनिट सेल का। क्योंकि देखो स्क्वायर 2D यूनिट सेल इतनी ही नहीं है, ये तो एक बहुत बड़ा क्रिस्टल है। हम तो क्या करते हैं, एक छोटा सा एरिया हमने पिक कर लिया ताकि उस पर हम एनालिसिस कर सकें, उस पर अपन चीजें समझ सकें। इस एटम को देखा जाए तो ये नीचे वाला, दाएं वाला, बाएं वाला और ऊपर वाला, इन सब एटम को टच कर रहा है। तो कितने एटम को टच कर रहा है? ये 4 एटम्स को टच कर रहा है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 4 हो गया। अच्छा, अब इसकी पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है। देखो, तो पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा?
एरिया ऑक्यूपाइड डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, उस फॉर्मूले से हम इस यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। तो देखो उस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा, इसमें हमें ज्योमेट्री का यूज करना पड़ेगा पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए। मैं इन एटम्स को थोड़ा सा बड़ा करके बनाता हूं। ये देखो हमारा यूनिट सेल है इतना, ये स्क्वायर यूनिट सेल है ना हमारा। इस यूनिट सेल में जो एरिया ऑक्यूपाइड है वो कौन सा है, वो ये वाला है। ये एरिया ऑक्यूपाइड है, ये एरिया एम्प्टी है, खाली है, यहां पे एटम्स कोई भी नहीं है, यहां पे केवल स्पेस है। ठीक है, इस यूनिट सेल में केवल इतना 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 एरिया ही ऑक्यूपाइड है, बाकी हिस्सा खाली है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी यूनिट सेल का एरिया, तो ये कंप्लीट एरिया हो जाएगा और ऑक्यूपाइड एरिया कितना हो जाएगा, इतना। तो इस एरिया में इस पूरे एरिया के डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, पैकिंग एफिशिएंसी मिल जाएगी। मान लीजिए इस एक स्फीयर की रेडियस r है, मान लीजिए जो रेडियस ऑफ स्फीयर है वो कितनी है, r। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि जो ये स्क्वायर यूनिट सेल है इसके आर्म की जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, 2r हो जाएगी। ये स्फीयर r लेंथ का है, ये भी r का हो जाएगा, ये r सभी स्फीयर्स की रेडियस कितनी r है। तो ये जो टोटल लेंथ है ये कितनी हो जाएगी, यूनिट सेल की जो आर्म की लेंथ है वो 2r हो जाएगी। अब मैं टोटल एरिया निकालूं अगर यूनिट सेल का, टोटल एरिया ऑफ यूनिट सेल या फिर टोटल एरिया इस यूनिट सेल का निकालना है तो वो कितना हो जाएगा। जैसे ये एक स्क्वायर है तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, उसकी लेंथ का स्क्वायर होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 2r का होल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4r स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, टोटल एरिया हो जाएगा आपके यूनिट सेल का। अब मुझे निकालना है एरिया ऑक्यूपाइड। एरिया ऑक्यूपाइड के लिए देखो क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑक्यूपाइड घेरा गया क्षेत्रफल। तो उसे निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इस सर्कल का ये क्या है, 1/4 एरिया है, इस 1/4 एरिया में मैं क्या करूंगा, 4 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो देखो एक पूरे सर्कल का एरिया कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर हो गया इस पूरे सर्कल का। लेकिन इस पूरे सर्कल का जो 1/4 एरिया है वही हमारे इस यूनिट सेल में काम आ रहा है। तो ये एरिया कितना हो गया, ये वाला एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। तो एक एटम कितना दे रहा है इस यूनिट सेल में, पाई आर स्क्वायर बाई 4 एरिया कंट्रीब्यूट कर रहा है। ऐसे ही 4 ऐसे ही एरिया है तो इनटू में क्या कर दूंगा, 4। तो टोटल जो ऑक्यूपाइड एरिया है वो कितना हो जाएगा हमारा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो एरिया ऑक्यूपाइड कितना, पाई आर स्क्वायर, और टोटल एरिया कितना, 4r स्क्वायर। तो मैं अब पैकिंग एफिशिएंसी निकालूं परसेंटेज में, तो ये हो जाएगी पीई बराबर एरिया ऑक्यूपाइड कितना, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल एरिया 4r स्क्वायर इंटू 100। ऐसा करेंगे तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी पाई की वैल्यू रख सकता हूं मैं 3.14 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 4। तो जब मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा 3.14 में 100 का, तो ये हो जाएगा 314 अपॉन 4। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7 7 चौक 28, 3 4 8 चौक 32, 2 0 78.5%। ये पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगी 2D स्क्वायर यूनिट सेल की पैकिंग में। आया 4, बिल्कुल आया समझ में, नोट कर लीजिए इसको। लगभग 78% पाई जाती है, नोट कर लीजिए सभी लोग। 25 पाई, हाँ
25 पाई, बिल्कुल पैकिंग एफिशिएंसी 25 पाई है। तो ये 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग का हो गया। इसको 25 पाई भी लिख सकते हैं, अगर इसको पाई रखता तो 25 इंटू पाई हो जाता, और उसको कैलकुलेट करो तो 78% के आसपास आता है इसका आंसर। अब यही क्वेश्चन हम हेक्सागोनल यूनिट सेल के लिए करेंगे। हिंदी में बताएं, हिंदी में कुल क्षेत्रफल हो गया। मैं हिंदी में देखो साथ साथ में टर्म्स को बता रहा हूँ, कुल क्षेत्रफल घेरा हुआ, तो ये टर्म्स मैं हिंदी में भी बता रहा हूँ, लेकिन लिख मैं इंग्लिश में रहा हूँ। तो हिंदी में ज़्यादा मुश्किल टर्म्स नहीं है, मेन यूनिट सेल को एकक कोष्ठिका कहते हैं, तो हिंदी में भी आप समझ सकते हो, थोड़ा सा इस पर ध्यान दो। अब हेक्सागोनल जो 2D यूनिट सेल है उसके लिए सेम क्वेश्चन करना है अपन को, तो उसके लिए करें फाइंड आउट कोऑर्डिनेशन नंबर एंड पैकिंग एफिशिएंसी फॉर हेक्सागोनल 2D यूनिट सेल। इस क्वेश्चन को मैं चेंज कर रहा हूं और क्वेश्चन है फॉर हेक्सागोनल 2D यूनिट सेल। तो ये क्वेश्चन जो है आपको करना है, खुद को करना है। आप इस क्वेश्चन को कल करके लेके आओगे, कल वाली जब क्लास शुरू करेंगे तो मैं उस क्लास में सबसे पहले ये डिस्कशन करूंगा कि हेक्सागोनल जो 2D यूनिट सेल है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर और पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है, ये आप बताओगे। थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशंस ज़्यादा है, पर आपको माइंड लगाना है। आपने जो अभी तक 9th-10th में जो एरिया वाले फॉर्मूले वगैरह देखे हैं उन्हीं का यूज़ करना है। ओके, करके लेके आओगे? हाँ, यस सर। क्लास में तो बोलते हो बड़े यस सर, यहाँ पे भी टाइप कर सकते हो। वैसे कोई नहीं, मैं आई सपोज आप सारे सिंसियर बच्चे हो, पढ़ाई बढ़िया से कर रहे हो, तो कल आपको क्वेश्चन कौन सा करना है, फाइंड आउट कोऑर्डिनेशन नंबर एंड पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ हेक्सागोनल 2D यूनिट सेल। अभी मैंने आपको हेक्सागोनल 2D यूनिट सेल बताया था, मैंने आपको स्क्वायर यूनिट सेल का एक एग्जांपल करके बता दिया कि इसमें कैसे पैकिंग एफिशिएंसी और कोऑर्डिनेशन नंबर निकाला जाता है। हेक्सागोनल को आपको करके लेके आना है कल, ठीक है। कल मैं इसी क्वेश्चन से अपनी क्लास को शुरू करूंगा, और अपने फ्रेंड्स में हमारा जो ये यूट्यूब चैनल है इसको अधिक से अधिक शेयर करें, उनको भी यहाँ पे बुलाएं कि ये एक सीखने का बिल्कुल नया तरीका है ना। और इसमें भी लाइव जो इंटरेक्टिव क्लास है वो पूरा हो रही है, तो सब कुछ समझ में भी आ रहा है ना। तो अपन कल की क्लास यहीं से शुरू करेंगे। कल अपन 2D से फिर 3D में जाएंगे, 3D यूनिट सेल के बारे में पढ़ेंगे, सिंपल, क्यूबिक, FCC, BCC, बहुत सारी अच्छी अच्छी यूनिट सेल्स होती है, बहुत अच्छे अच्छे कैलकुलेशंस होते हैं उनमें, बड़ी ही इंटरेस्टिंग होती है। 3D विजुअलाइजेशन करेंगे हम उन सभी यूनिट सेल का। मंजू देवी अभी बता सकते हैं नहीं, कल देखते हैं, कल सभी कल अपन सीखेंगे इस चीज़ को। अभी कैलकुलेट कर सकते हो तो अभी कैलकुलेट कर लो, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, टाइम हो गया है। अभी 6 बजे नेक्स्ट क्लास शुरू होगी संजय सर की बायो की, तो 6 बजे वापस संजय सर के साथ लाइव क्लास में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए साइटोन एजुकेशन, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, टाटा।